आज निर्वाचन से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सभी को स्वागत है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में तथा गौतम बुद्ध नगर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और जनपद गौतम बुद्ध नगर में प्रथम चरण में चुनाव होना है, उसके लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। और जनपद गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभाओं को मिला के 16,23,545 वोटर्स का प्रकाशन अभी किया जा चुका है और नामांकन प्रक्रिया आने वाले दिनों में शुरू होगी और नामांकन प्रक्रिया के अंतिम तिथि तक जो भी अगर अभी भी छूटे हुए मतदाता है तो उनका नाम बढ़ाने की कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहला अनुरोध आपके माध्यम से जनता से ये होगी कि अभी भी यदि किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में अगर छूट गया तो कृपया NVSP ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये सर्विस पोर्टल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट में आप अपने नाम अवश्य चेक कर लें कि आपके नाम मतदाता सूची में है और यदि अगर किसी कारणवश अगर छूट गया अभी भी तो कृपया अभी बढ़ा लें। टोटल 1754 बूथ है, 552 पोलिंग सेंटर्स है, पोलिंग स्टेशन लोकेशन है। इन सारे मतदान केंद्रों में अधिकारियों द्वारा लगातार भ्रमण करते हुए जो आवश्यक सुविधाएं हैं तो उसको भी बढ़ा देने की कार्रवाई की जा रही है। जनपद गौतम बुद्ध नगर को 26 जोन और 116 सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट्स की ट्रेनिंग कर ली गई है। उनके द्वारा आने वाले दिनों में निरंतर भ्रमण करते हुए वहाँ के वोटर्स और इन पोलिंग बूथ के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, व्यय अनुवीक्षण के लिए विस्तृत रूप से टीमों का गठन किया गया है। इस बार खास तौर पे क्योंकि डिजिटल माध्यम से जो प्रचार प्रसार भी होगा तो उसके लिए भी डिजिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी स्पेसिफिक टीम्स का गठन किया गया है। आप जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइंस है इस बार के लिए कोई भी 15 जनवरी तक कोई भी रोड शो, पदयात्रा, रैली नहीं होगा। तो इस संबंध में आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो समस्त राजनीतिक दलों को भी अवगत कराया गया है और 15 तारीख बाद जो भी जैसा निर्देश होगा भारत निर्वाचन आयोग का तो उसके लिए भी अभी से आवश्यक तैयारी की जा रही है। यदि कोई रैली अगर अनुमन्य की जाती है तो उसमें कहाँ होगा, कैसे होगा, कितनी क्षमता के साथ होगी, उसको भी देखा जा रहा है। नॉमिनेशन प्रक्रिया में ऑनलाइन नॉमिनेशन करने की सुविधा कैंडिडेट्स को रहेगी और यदि अगर ऑफलाइन नॉमिनेशन करते हैं तो प्रत्याशी के साथ सिर्फ 2 ही लोग अनुमन्य होंगे और 2 ही गाड़ियां उनको अनुमन्य किया जाएगा। और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता शुरू होने के तुरंत बाद ही जो होर्डिंग बैनर्स उतरवाने की जो कार्य है तो वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे हो या पब्लिक स्पेसेस पे हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हो, उसके लिए विशेष रूप से दलों का गठन किया गया है और काफ़ी होर्डिंग्स बैनर्स उतर भी गए हैं और ये काम वर्तमान में चालू है। पोलिंग बूथ भ्रमण के दौरान क्रिटिकलिटी वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी करते हुए जो इंटिमिडेटर्स हैं, जहां प्रिवेंटिव एक्शन कार्रवाई करने की आवश्यकता है वो कार्रवाई जारी है। साथ ही में विशेष अभियान चलाया जा रहा है कि आबकारी के जितने भी लिकर मूवमेंट है उसको लेकर जो असलों की जो डिपोजिशन है उसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी 3 लेवल पे अलग अलग पुलिस प्रशासन की संयुक्त रूप से बनाई गई है। MCMC दैट इज़ मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी को सक्रिय किया गया है। जैसे मैंने कहा कि इस बार क्योंकि फिजिकल रैलियां नहीं हो रही है तो ऑनलाइन प्रचार पर विशेष निगरानी रखने के लिए टीम्स का गठन किया गया है। कंट्रोल रूम्स एक्टिवेट कर दी गई है और निर्वाचन आयोग की 2 ऐप है, मोबाइल ऐप। एक तो सी विजिल, ये आम जनता यूज़ कर सकती है, कोई भी MCC का उल्लंघन होगी तो उसमें रिपोर्ट कर सकती है। दूसरा, राजनीतिक दलों के लिए अगर कोई भी उनको परमिशन चाहिए तो सुविधा ऐप अवेलेबल है, तो इसके बारे में भी राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया है। एरिया डोमिनेशन आने वाले दिनों में पुलिस, पैरामिलिट्री और समस्त विभागों द्वारा किया जाएगा और
जो भारत निर्वाचन आयोग के इस बार का जो गाइडलाइन है कि यदि कोई कैंडिडेट क्रिमिनल बैकग्राउंड का अगर वो चुने जाते हैं तो उसका कारण प्रकाशित करना अनिवार्य है। तो इस संबंध में समस्त राजनीतिक दलों को भी अवगत कराया गया है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे नॉमिनेशन प्रक्रिया नज़दीक आएगी तो आपको भी अवगत कराया जाएगा। जो कैश सीजर्स होगी तो इसके बारे में भी भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि अभी फ्लाइंग स्क्वाड है, स्टैटिक स्क्वाड्स है, वो लिकर की मूवमेंट, कैश की मूवमेंट को क्लोज मॉनिटर करेगी। तो कैश सीजर्स के लिए भी कमिटीज़ फॉर्म करने का निर्देश है, जिसमें त्रिसदस्यीय कमिटी है। तो उस कमिटी को फॉर्म कर लिया गया है और कैश सीजर्स के बारे में आवश्यकता अनुसार अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार करने के लिए उनको निर्देश दिया गया है। मेरा आपके माध्यम से जनपद गौतम बुद्ध नगर के निवासियों से ये अनुरोध है कि ये गणतंत्र का सर्वोच्च पर्व है। विगत चुनाव में गौतम बुद्ध नगर की वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं बहुत कम रही है। 2017 में लगभग 57% थी, 2019 में लगभग 58% थी। इस बार हमें लक्ष्य मान के चलना होगा कि हमें 70% वोटिंग परसेंटेज हमें करना है। हमें फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन तो इस बार लेना है। तो ये संकल्प प्रशासन की तो है ही, परंतु इसमें प्रशासन की संकल्प लेने से बहुत फ़ायदा नहीं होना है। इसमें जनपद गौतम बुद्ध नगर के प्रत्येक निवासी को ये संकल्प लेना होगा कि फरवरी 10 को जिस दिन मतदान होगी तो प्रत्येक मतदाता, युवा हो या अन्य कोई भी मतदाता हो, तो वो पोलिंग बूथ पे ज़रूर जाए, अपना वोट ज़रूर दें। इसी के साथ इस बार की एक नई जो व्यवस्था है कि पोस्टल बैलेट की व्यवस्था जो पहले मतदान कार्मिकों को देते थे, वर्तमान में जो ओल्ड एज वोटर्स है, जो 80 साल उम्र से ज़्यादा वोटर्स है तथा दिव्यांग मतदाता है, ये लगभग गौतम बुद्ध नगर में 7,500 दिव्यांग मतदाता है, लगभग 24,000 हमारे ओल्ड एज वोटर्स हैं। इनको विकल्प दिया जाएगा। ये चाहे तो पोलिंग बूथ में आ सकते हैं, चाहे तो पोस्टल बैलेट का ये अवेल कर सकते हैं, जो प्राविधान दिया गया है। तो मैं ये अनुरोध करूँगा पुनः कि मीडिया के भाइयों से भी अनुरोध करूँगा कि जनता को प्रोत्साहित करें। इस बार हम लोगों को 70% से कम मतदान हमें नहीं रखना है, 70% मिनिमम मतदान हमें रखना है। तो मैं इसके साथ मेरा ओपनिंग रिमार्क्स के साथ मैं अभी पुलिस आयुक्त महोदय से अनुरोध करूँगा कि वो आपको संबोधित करेंगे। उसके बाद जो आपका प्रश्न होगा तो उसको हम ले लेंगे। आपने बहुत ही विस्तार से सभी तथ्य कवर कर लिए हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा गणतंत्र के इस सबसे बड़े महोत्सव के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। इसके लिए एक सुरक्षित वातावरण का सृजन लगातार किया जा रहा है, जिसमें अपराध और अपराधियों पर निरंतर कार्रवाई की गई है। सीमावर्ती राज्यों से कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी बैठकें हो चुकी हैं और अंतर जनपदीय और अंतर्राज्यीय बैरियर्स कहाँ स्थापित होनी है, हमारा क्या उनके साथ कम्युनिकेशन होगा, किस तरह से हॉटलाइन के माध्यम से होगा और हमारा वायरलेस सेट्स के माध्यम से होगा, ये सब अपनी जगह निर्धारित हो चुका है। कल जैसे ही आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा की गई है, उसके बाद जो कार्रवाई तुरंत शुरू होने वाली थी वो कल शाम से ही पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू कर दी गई है, जिसमें डिफेसमेंट ऑफ जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पर कार्रवाई शुरू की गई है। और इसी तरह अगले 48 घंटे और 72 घंटे में जो कार्रवाई होनी है वो निरंतर जारी रहेंगी। हमारा अपना जो असेसमेंट है वो पूरा कर लिया गया है। जॉइंट टीम्स, जैसा सुहास ने भी कहा कि जॉइंट टीम्स राजस्व, पुलिस और अन्य विभागों की उनके द्वारा पोलिंग स्टेशंस, पोलिंग सेंटर्स का भ्रमण किया गया है। वहाँ की क्रिटिकलिटी और वल्नरेबिलिटी को स्टडी किया गया है और उस सब को ध्यान में रखते हुए पूरे कमिश्नरेट का, जनपद का सिक्योरिटी प्लान तैयार हो गया है। इस सिक्योरिटी प्लान के में जो आयोग के निर्धारित मानक हैं उसके अनुरूप लगभग 8,700 के करीब पुलिस और होमगार्ड, और लगभग, वैसे आवश्यकता के ऊपर और उपलब्धता के ऊपर डिपेंड करेगा, लगभग 34 कंपनी जो है अर्धसैनिक बल भी इसमें डिप्लॉय किया जाएगा। इन सब के ठहरने की व्यवस्था, इनका मोबिलाइजेशन प्लान ये पूरा तैयार हो गया है। कल से एक और
डोमिनेशन प्लान शुरू होगा, जिसमें कल से हमारे पास जो पैरामिलिट्री फोर्सेस आ जाएंगी, तो विभिन्न स्थानों में जो हमारे ऐसे चिन्हित स्थान हैं जहाँ पे क्रिटिकलिटी है, वल्नरेबिलिटी है, और जहाँ हमारे ट्रबल मेकर्स हैं, कि 248 ट्रबल मेकर्स ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, और इन सभी के ऊपर प्रिवेंटिव कार्रवाई पुलिस द्वारा नियमानुसार की जा चुकी है। और इस सब के अतिरिक्त इस बार जो कोविड की तीसरी वेव है, इसको देखते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो चेंजेस किए गए हैं, उससे सभी राजनीतिक दलों को भी अवगत कराया गया है, और उसका भी अनुपालन जो पुलिस को करना है उसके लिए भी हम पूरी तरह तैयार हैं। थैंक यू। ये सर ऑनलाइन आवेदन फर्स्ट टाइम? हाँ, जो नॉमिनेशन में ऑनलाइन की जो सुविधा दी गई है वो कोविड को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। ऑनलाइन की भी रहेगी और ऑफलाइन की भी रहेगी। एक सर जो क्रिमिनल वाला आपने बताया कि क्रिमिनल लोग जो मतलब ये पहले जो आवेदन करेंगे उनको लिखित में कुछ देना होगा? जो अगर कैंडिडेट, ये बेसिकली माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड की व्यक्ति को ऐसे कैंडिडेट अगर चुनते हैं तो क्या ऐसे कारण रहा कि जिसके वजह से उनको टिकट देनी पड़ी, इस कारण को दर्शाते हुए सार्वजनिक करना पड़ेगा इस कारण को। तो अतः भारत निर्वाचन आयोग ने अपने गाइडलाइन में जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है उसको दोहराते हुए ये निर्देश दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश को अनुपालन करना पड़ेगा। यदि कोई अनुपालन नहीं करते हैं कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय के कंटेम्प्ट होगी। तो अतः ये सारे समस्त राजनीतिक दलों को इसके बारे में, इस निर्देश के बारे में अवगत कराया जा चुका है। क्रिमिनल माना किसको जाएगा सर? अपराधी कितने मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड, तो इसमें जो माननीय उच्चतम न्यायालय है, तो जो उस केस में हम उसको केस को भी आपको डिटेल दे देंगे कि उसमें डिटेल डिस्कस किया है। बेसिकली माननीय उच्चतम न्यायालय की जो आदेश है जिसमें कि कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड की व्यक्ति को अगर चुनते हैं तो क्यों चुना राजनीतिक दल ने, इसके बारे में कि लोगों को कारण बताए, तो उसको डिटेल दिया है। उसमें और भी कुछ इंट्रिकेसीज है कि जैसे उन्होंने कहा भी है कि भारत निर्वाचन आयोग ने अपने गाइडलाइन में कहा है सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि ये जिताऊ कैंडिडेट है, विनेबिलिटी इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन। तो उसका डिटेल आपको दे देंगे, वो आप पढ़ के आप देख सकते हैं। संवेदनशील बूथ कितने बनाए गए? वर्तमान में 202 क्रिटिकल बूथ्स चिन्हित किए गए हैं, और परंतु ये कार्रवाई एक निरंतर चलने की कार्रवाई है। जब पुलिस के, प्रशासन के अधिकारी मौके पर जाते हैं, उसमें विभिन्न पहलुओं पर उसको आकलन किया जाता है, राजनीतिक दलों से इनपुट लेते हैं, प्लस जो विगत चुनाव में कोई पोलिंग वायलेंस है वो देखते हैं, और कुछ निर्वाचन आयोग की पैरामीटर्स हैं, उसमें जो वोटर्स बड़े हैं उसमें विगत पोलिंग परसेंटेज को देखते हैं, प्रीवियस पोलिंग वायलेंस को देखते हैं, तो ऐसे अलग अलग एपिक परसेंटेज को देखते हैं। इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वो क्रिटिकलिटी का निर्धारण किया जाता है। सीनियर सिटीजन और दिव्यांग व्यक्तियों को पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए क्या सुविधा रखी गई है? जैसे हमने कहा है कि सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग के लिए पोलिंग बूथ में तो वो स्वागत है ही, और दिव्यांग मतदाताओं के लिए अगर जनपद गौतम बुद्ध नगर में हम लोगों ने कुछ 20 से अधिक दिव्यांग मतदाता जहाँ भी है वहाँ पर विशेष उनके लिए सहयोगी नामित किया है। उनके लिए ई रिक्शा का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं ताकि उनको, दिव्यांग मतदाताओं को अपने घर से वहाँ तक जाने के लिए, और एट द सेम टाइम जो दिव्यांग मतदाता और जो ओल्ड एज वोटर्स जो ऑप्ट करते हैं कि पोस्टल बैलेट अगर वो चाहते हैं, तो पहले बीएलओ उनसे विकल्प प्राप्त करेंगे कि पोस्टल बैलेट चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। यदि वो चाहते हैं, इसके लिए लगभग 116 टीम बनाई गई है। जो टीम उनके घर जाएगी वहाँ पर ये सारे पहले से पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जैसे आज ही मीटिंग में उनको अवगत भी कराया गया कि उनकी भी वहाँ एजेंट वहाँ मौके पर रहेंगे, और वहीं पर पोस्टल बैलेट में उनकी वोटिंग कराए जाने का भी प्राविधान है। ये दोनों प्राविधान है, तो मौके पर अगर वो आएंगे तो उनको वहाँ सुविधा दी जाएगी। अगर वो दिव्यांग और ये मतदाता ओल्ड एज वोटर्स घर पे पोस्टल बैलेट करना चाहेंगे तो उसकी भी सुविधा दी जाएगी। साथ ही में गौतम बुद्ध नगर में लगभग 100 बूथ, मॉडल बूथ बनाने का प्लान है। इस बूथ में एक जश्न की माहौल रहेगी, कि एक अच्छा खुशी का माहौल रहेगा, क्योंकि ये आखिर ये गणतंत्र का पर्व है। इसमें जो भी आएंगे तो उनको हम अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज़, हम जनता से भी चाहेंगे कि आप लोग भी क्रिएटिव आइडिया जो देना है दे दें। कि इसमें कुछ तो हम लोग प्लान किए हैं कि जहाँ पे सिर्फ
महिला ही कर्मचारी सारे पोलिंग कर्मी के रूप में तैनात रहेगी। पीठासीन अधिकारी से लेके सारे कर्मचारी सिर्फ महिलाएं रहेगी। कुछ बूथ्स हमने वो भी प्लान किया है जहां सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग कर्मचारी रहेंगे, पीठासीन अधिकारी से लेके PO3 तक। ये सारे समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा रहे उसको प्रदर्शित करने के लिए। सर, पहली बार ऑनलाइन वोटिंग हो रही है और आपने 70% क्राइटेरिया रखा है, तो क्या सर, जैसे कि बड़ा समाज हमारा टेक्नोलॉजी से अछूता है, तो कैसे करेंगे? मैडम, ऑनलाइन वोटिंग नहीं हो रही है। वोटिंग तो पोलिंग बूथ में ही होगी। प्रचार डिजिटल के माध्यम से हो रही है। तो डिजिटल माध्यम के माध्यम से जो प्रसार करने का आपने माननीय भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुनी कि ये वर्तमान परिवेश जो कोविड के जो परिवेश है उसके दृष्टिगत इस एक नई व्यवस्था दी जा रही है। तो हमें उम्मीद है कि वोटिंग परसेंटेज में इसका कोई लेना देना नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज को प्रसार करने के लिए वोटिंग परसेंटेज, तो अगर जनपद के प्रत्येक मतदाता अगर संकल्प ले लेंगे कि अच्छा वोटिंग परसेंटेज करना है तो रहेगा ही अच्छा। कोरोना को लेकर सर क्या तैयारी रहेगी? सर, कितने पोलिंग बूथों में CCTV कैमरे लगेंगे? 1754 हमारी बूथ है। लगभग 900 बूथों को चिन्हित किया गया है जहां से हमारी वेबकास्टिंग करेंगे। ये वेबकास्टिंग में सीधा डायरेक्टली हम सारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी ऑब्जर्वर हैं, हम सब लोग देख सकते हैं कि उस पोलिंग बूथ में कौन वोटर आ रहे हैं, क्या वहाँ व्यवस्था चल रही है, कि उसकी कार्रवाई चल रही है। वोटिंग देने जाएंगे तो हम लोग ड्रोन की भी व्यवस्था रहेगी? ड्रोन से भी कुछ एरियाओं में? हाँ, बिल्कुल रहेगी। पुलिस विभाग द्वारा, जैसे अभी पुलिस आयुक्त महोदय ने भी बताया, पैरामिलिट्री, वेबकास्टिंग और जो संवेदनशील स्थानों पर वीडियोग्राफी, ड्रोन की व्यवस्था, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि हर तरह एक सुरक्षित माहौल देने के लिए उसके बारे में विस्तृत सिक्योरिटी प्लान ड्रॉ आउट किया जा रहा है। सर, कोविड से लेकर हमारी क्या गाइडलाइन रहेगी? तो जो अभी हमने आपको बताया है कि प्रचार प्रसार में रैलीज पर रोक है या पदयात्रा नहीं है, ये सारे इसलिए है कि कोविड की जो केसेस बढ़ी है विगत कुछ दिनों में, उसके मद्देनज़र रखते हुए कि ये सारे एक आवश्यक प्रिकॉशंस ली जा रही है। और कोविड के मद्देनज़र कुछ और जो निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है वो आप जानते होंगे कि मॉक पोल आधा घंटा पहले शुरू होगा, और जो निर्वाचन मतदान की जो पोलिंग डे की जो टाइमिंग्स है वो 1 घंटा और एक्सटेंड किया गया है। और साथ ही इस बार जैसे जनरली 1500 वोटर एक बूथ में रहते थे, इस बार सिर्फ 1250 एक वोटर एक बूथ में रहते हैं। और जनरली आप देखेंगे कि अगर 1250 वोटर भी है, कि अगर हमारा 70% भी अगर हम पोलिंग परसेंटेज मान ले तो हमारा 850 वोटर सुबह से लेकर रात तक वो क्यू में, उनको वहाँ क्यू मैनेजर्स रखी जाएगी, जो हमारे भी जो प्रशासन के अधिकारी हैं, प्लस जो हम लोग क्यू मैनेजर्स के लिए सिविल सोसाइटी की भी मदद लेंगे, ताकि मौके पर जो पोलिंग डे के दिन बहुत भीड़भाड़ ना हो। और एक और पहल ये की जा रही है कि जो डिस्पैच होती थी, जैसे आप गौतम बुद्ध नगर में आपको पता था कि मंडी से डिस्पैच होती थी, इस बार डिसेंट्रलाइज डिस्पैच रहेगा। क्यों? क्योंकि एक जगह भीड़ ना हो, संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर अपने ही विधानसभा क्षेत्र से पोलिंग पार्टी का डिस्पैच करेंगे। सर, जिस तरह कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है, सपोज करो उस समय में और तेजी से फैल गया तो और क्या गाइडलाइन आप तैयार करेंगे ताकि पब्लिक, जो देहात क्षेत्र में बहुत ज्यादा पब्लिक एक साथ आ जाती है, तो उसके लिए क्या प्रावधान रहेंगे? जनपद गौतम बुद्ध नगर में आपने देखा होगा कि लगभग जो कल की भी आपने केसेस देखी होगी, 1100 केसेस आई है प्रतिदिन, और लगभग वही आज भी हम उतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लगभग उसी के बराबर। कोविड केसेस की संख्या ज़रूर बढ़ी है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है विगत कुछ ही दिनों में, परंतु ये भी बात सत्य है कि ये जो थर्ड वेव में जो केसेस बढ़ी है उनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अथवा हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट ना के बराबर है। हमें जो सच्चाई है उसको, बिल्कुल सच्चाई को, फैक्ट्स को देखनी है, तथ्यों को देखनी है। अतः प्रशासन द्वारा निरंतर रूप से इस बिंदु को मॉनिटर किया जा रहा है कि कितना केसेस की संख्या वो तो देखी जा रही है, साथ में कितने लोग हैं जिनको कोविड रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो रही है। आप लोग भी प्राइवेट हॉस्पिटल में से बात करते होंगे, डॉक्टर से बात करते होंगे, विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस पर्टिकुलर वेव में हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या बहुत ही
कम है, परंतु जैसे कहते हैं प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसी के मद्देनज़र जो भी क्रम लिया जा रहा है वो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि भविष्य में कैसे ये करवट क्या लेगी, किस रूप से लेगी, ये किसी को नहीं पता रहता है। अतः ऑल दिस प्रिकॉशंस आर बीइंग टेकन विद द कोविड केसेस इन माइंड, इंक्रीज कोविड केसेस इन माइंड। और हमें ये विश्वास है कि जिस तरह से ये केसेस बढ़ी भी है, जो लगभग 1200 केसेस पर डे हुई है, अगर आप दूसरे वेव में देखेंगे 1800 केसेस पर डे होके हमारी डाउन शुरू हुई थी। तो हम लोग विशेषज्ञों के परामर्श के माध्यम से ये मान के चल रहे हैं कि जो जैसे ये बढ़ रही है तेज़ी से, तो कुछ दिन बाद घटना भी शुरू हो जाएगा। जिले में जिलाबद्ध बदमाश कितने हैं और कितने पाबंद किए हैं? वो डिटेल आपको दे देंगे कि कितने लोग जिलाबदर हैं, कितने लोग 107-16 में पाबंद है, कितने लोगों की 116(3) में इंटरिम बॉन्ड में ये बाउंड डाउन किए गए हैं, प्लस कितने लोगों की जब्त किया गया है 122 CRPC में। वो डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सर, जो वृद्ध और दिव्यांग लोग हैं उनके घर घर जो पोस्टल ऑर्डर से जो बैलेट पेपर दे करके जो वोटिंग करानी है, उसमें सुरक्षा के इंतजाम से एक चुनौती के रूप में होगी, तो उसके लिए क्या रणनीति रहेगी? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कुछ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये पहली बार हो रही है। जो भारत निर्वाचन आयोग ने अन्य स्टेट्स में जो इलेक्शन किया है ऑलरेडी वहाँ पर ये लागू की जा चुकी है, और इसमें सुरक्षा की भी पुख्ता इंतजामात रहेगी। और जो भी वृद्धा और दिव्यांग वोटर है उनको बूथ पर आने का विकल्प तो रहेगा ही रहेगा। और जैसे निर्वाचन आयोग जब अन्य राज्यों में जो चुनाव उन्होंने कराया है, वहाँ पर जो देखने को मिला है लगभग 5% वोटर ही ये पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालने का विकल्प चुने हैं। बाकी 95% वोटर उन्होंने बूथ जाने का ही विकल्प को चुना है। तो अतः उत्तर प्रदेश में हो सकता है वो बढ़ सकता है, घट सकता है, बट जितने लोग भी अगर वो चुनेंगे उसका भी पहले से एक रूट चार्ट निर्धारण किया जाएगा और टीम्स निर्धारण किए जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ को सूचना दी जाएगी कि इस रूट में आज की तारीख में पोस्टल बैलेट के लिए टीम्स जाएगी। तो लगभग अगर आप ये मान के चलिए 10,000 कर्मचारी तो पोलिंग डे पे हम लोगों की पोलिंग में ही लगते हैं। और ये भी जितने पोलिंग कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट हमें देना है, मोटा मोटी अगर हम परसेंटेज उस पर अगर ले लें तो 10,000 उसमें भी होगा। तो ये उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितना आपको ऐसे महसूस हो रही है। इसकी डिटेल्ड प्लानिंग की गई है। ऑब्वियसली कि जब कहीं भी पोस्टल बैलेट की वोटिंग होगी, मतदान कर्मी हो, दिव्यांग मतदाता हो या ओल्ड एज वोटर हो, सुरक्षा की व्यवस्था तो रहेगी। वोटर कैसे करेंगे? तो पॉजिटिव हो कोरोना से, कोरोना पॉजिटिव वोटर के लिए भी पोस्टल बैलेट की प्राविधान है, तो उनको भी पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। सर, प्रचार के लिए प्रत्याशी के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाते हैं, उनकी संख्या भी तय की गई है? वो प्रचार के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग 5 संख्या उनकी अधिकतम सीमा रहेगी। तो एक साथ वो 5 लोग जा सकते हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। जी, डोर टू डोर कैंपेनिंग खुला है। डोर टू डोर कैंपेनिंग अलाउड है, हर बार दिक्कत होती है, सभाएं मना है। व्यक्ति एक चुनाव के दौरान कितने रुपए साथ लेकर चल सकता है? कितने क्या? देखिए, कोई भी अगर कोई कैश लेके आज की तारीख में तो डिजिटल ज़माना है, प्रचार प्रसार भी डिजिटल हो रहा है। हम सब लोगों के पास मोबाइल है, वैलेट है, तो सारे पेमेंट्स डिजिटल हो सकते हैं। तो अगर कोई भी कैश अगर लेके जाता है तो उनके पास पर्याप्त कारण होने चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग ने, क्योंकि आम जनता को जो पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं है उनको असुविधा ना हो, इसलिए उन्होंने एक त्रिसदस्यीय समिति गठन किया है, जिसमें यहाँ पे मुख्य विकास अधिकारी रहेंगे तथा जो व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी OSD ग्रेटर नोएडा को हमने नामित किया वो रहेंगे। तीसरा मुख्य कोषाधिकारी। ये त्रिसदस्यीय समिति प्रत्येक कैश सीजर को पहले ये देखेगा कि ये कोई पॉलिटिकल कैश सीजर है अथवा कोई और हो सकता है, कोई और जेन्युइन ट्रांजैक्शन की उनके पास बिल्स है, उनके पास पर्याप्त सबूत है। अगर उनके पास आम जनता की एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है और वो एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर है,
तो फिर उसको ये त्रिसदस्यीय समिति स्पीकिंग ऑर्डर के साथ रिलीज करने का निर्णय लेगी। अथवा अगर पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन है और इसमें कोई सिद्ध होता है सबूतों से कि ये निर्वाचन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा आईपीसी के धारा तथा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य विभागों के समन्वय के साथ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, ये रैली और नुक्कड़ सभा जो पार्टी लोग करते हैं तो इसका क्या आयोग से कोई दिशा निर्देश जारी, क्या टाइम वो क्या होगा इसकी रूलिंग? वर्तमान में रैली और नुक्कड़ सभा रोक है, तो 15 जनवरी तक कोई भी रैली अथवा नुक्कड़ सभा अनुमन्य नहीं है। डिजिटल माध्यम से वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये सर किसान आंदोलन जो चल रहा है, यदि इस इलेक्शन के बीच में ये लोग कोई एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें कुछ विशेष आपका मेरे ख्याल से सवाल हम ले नहीं पाए, क्या बता रहे थे? ये जो दादरी में एक मेला चल रहा है, फिलहाल पुलिस ने अनुमति दी हुई है उसे 15 तारीख तक। हाँ चल रहा। हाँ, मेले का आयोजन हो रहा दादरी में। हाँ, क्या वो बंद रहेगा, चलता रहेगा? देखिए, कोई भी अभी जो बात की जा रही है राजनीतिक आयोजन के बारे में बात की जा रही है। बाकी कोई भी सामाजिक सांस्कृतिक अन्य आयोजनों के बारे में आप जानते हैं कि 24 दिसंबर 2021 को अपर मुख्य सचिव गृह महोदय का शासनादेश और इसके बाद अभी पिछले हफ्ते रिवाइज शासनादेश आया है कि उसमें यदि कोई बंद स्थान पर अगर कोई आयोजन होता है तो 100 लोगों की अधिकतम सीमा, अगर खुले स्थान पर अगर आयोजन होता है तो जो जगह है उसकी 50% जो क्षमता है, क्षमता के 50% की अधिकतम सीमा, तो इस सीमा के अधीन वो आयोजन अनुमन्य रहेगा। सर, ये जो अभी आंदोलन चल रहे हैं, हाँ, आंदोलन के बीच में यदि कोई प्रकार का कोई आंदोलन करता आते हैं या कुछ करते हैं तो उस टाइम आपके पास कुछ सुरक्षा के उपाय? देखिए, दो चीज़ें, एक तो राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जो आदर्श आचार संहिता लागू है उसके बारे में हमने डिटेल बताया। बाकी जो अन्य कोई भी आयोजन हो या अन्य कोई भी कार्यक्रम हो उसमें जो कानून है वो तो लागू है ही। उसमें अगर कोई परमिशन लेके करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो जो सुसंगत कानून है वो वहाँ लागू होगी। तो केस टू केस बेसिस पे किस कानून को लागू करना है वो निर्णय लिया जाएगा। तो चलते शस्त्रों की संख्या भी कितनी है? कौन से शस्त्र? आप पुलिस के शस्त्र या पब्लिक के पास वाले कौन से? बताइए, कलेक्टर साहब ही बताइए। लगभग गौतम बुद्ध नगर में 13,000 शस्त्र जो दिया गया है उनमें जो जमा ऑलरेडी लगभग 3,000 शस्त्र ऑलरेडी जमा किया जा चुका है। ये संख्या निरंतर बढ़ रही है और ये 80 से 90% शस्त्र जमा कराने का लक्ष्य है। इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। ये मुंबई जो हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट है, उसकी एक डिटेल्ड गाइडलाइंस है कि शस्त्र जमा कराने के लिए क्या क्या गाइडलाइन है। उसमें अगर कोई एग्जम्पशन चाहता है तो वो कैसे एग्जम्पशन उनको दे सकते हैं। उसी के तहत पुलिस और प्रशासन की संयुक्त स्क्रीनिंग कमेटी गठित है। उसके तहत जिनको एग्जम्पशन देना है एग्जम्पशन दी जा रही है, बाकी लोगों की शस्त्र जमा कराए जा रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।